नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक कहानी को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार उपन्यासकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको याद दिला दूं कि श्री कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ कहानी को एक वीडियो के रूप में मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल जामुन का पेड़ कहानी के रचयिता श्री कृष्णचंद्र जी का सामान्य परिचय दिया है। फिर जामुन का पेड़ कहानी के उद्देश्य और शीर्षक या नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जबकि पार्ट 2 में यानी इस वीडियो में मैं केवल श्री कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ कहानी के कथानक या कथा वस्तु या सार या सारांश को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं श्री कृष्णचंद्र जी का सामान्य परिचय तथा उनके द्वारा जामुन का पेड़ कहानी के उद्देश्य एवं इस कहानी के शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को बतलाने के बाद अब मैं आपके समक्ष जामुन का पेड़ कहानी का सार या सारांश को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। श्री कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ कहानी का सार या सारांश। श्री कृष्णचंद्र या चंद्र सामान्य जनता में बोली और समझी जाने वाली भाषा और उनकी वेदनाओं को समझने वाले एक सफल साहित्यकार हैं। जामुन का पेड़ इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानियों में से एक है। यह कहानी सन 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। इस कहानी में सरकारी महकमे की कार्यशैली और लाल फीताशाही पर करारा व्यंग्य किया गया है। एक छोटा सा निर्णय लेने में किस प्रकार घंटों लग जाते हैं और उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, अर्थात कैसे एक शायर तूफान के दौरान सचिवालय के लॉन में खड़े एक जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है और तमाम लोगों के बीच उसकी किस प्रकार दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इस कहानी में इसका बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इस कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। एक दिन की बात है, रात को बड़े जोर से तूफान आया और सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह जब माली ने देखा कि एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा पड़ा हुआ है तो वह घबरा गया। फिर क्या था, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा होने लगे। इसके बाद सभी लोग जामुन के पेड़ के बारे में तरह तरह की बातें करने व सोचने लगे। माली ने यह बात दबे हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सुपरिटेंडेंट साहब से कही कि मगर यह आदमी। तभी दबे हुए आदमी ने कहा कि मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूं। फिर माली ने कहा कि यदि सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दें तो 15-20 आदमी
मिलकर इस पेड़ को हटाकर आदमी को बाहर निकाल सकते हैं। उपस्थित लोगों ने कहा कि माली ठीक कहता है। फिर यह बात सुपरिटेंडेंट लेकर अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। फिर मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। फिर चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस प्रकार लगभग आधा दिन इस प्रकार बातचीत में ही निकल गया। धीरे धीरे वहां लोगों की काफी भीड़ लग गई। आखिरकार सुपरिटेंडेंट ने यह बतलाया कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। फिर फाइल को अर्जेंट लिखकर कृषि विभाग में भेज दिया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसले करने का अधिकार है। वहां से उत्तर आया कि यह पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। व्यापार विभाग ही इस पेड़ को हटवाएगा। पर व्यापार विभाग ने भी पेड़ हटवाने से इनकार कर दिया। अंततः यह एक फलदार पेड़ होने के कारण उस फाइल को हॉर्टिकल्चर विभाग के हवाले कर दिया गया। अब तक दबे हुए आदमी को बाहर निकाला नहीं गया था, इसलिए माली बहुत ही दुखी व परेशान था। माली एक बहुत ही दयालु आदमी था, इसलिए रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उस पेड़ के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ था कि कहीं लोग कानून को हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटवाने की कोशिश न करें। माली ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा और तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। माली के पूछने पर यह मालूम हुआ कि दबा हुआ आदमी एक लावारिस व्यक्ति है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनका कहना था कि इस समय हम लोग पेड़ लगाओ अभियान चला रहे हैं। ऐसे में एक फलदार पेड़ को काटने का सुझाव कैसे दिया जा सकता है, वह भी एक जामुन के पेड़ को। फिर कुछ मनचले लोगों ने यह सुझाव दिया कि ठीक है, यह पेड़ काटा नहीं जा सकता है, परंतु आदमी को तो आधे आधे भाग में काटकर क्यों नहीं बाहर निकाला जा सकता है। फिर प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा भी तो जा सकता है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नत हो चुकी है। इस पर दबे हुए आदमी ने कहा कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, परंतु किसी ने भी उसकी बातें नहीं सुनी और उस फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। वहां से एक प्लास्टिक सर्जन आया और उसने आदमी की जांच की। फिर उसका फैसला भी रद्द हो गया, क्योंकि उसने कहा कि इससे आदमी मर भी सकता है। रात को माली ने उस आदमी को खिचड़ी खिलाई और उससे कहा कि आज सारे सेक्रेटेरिएट की मीटिंग होगी। उम्मीद है कि सब काम बहुत जल्द हो जाएगा और तुम बहुत जल्द बाहर निकल कर आ जाओगी। तभी बातों ही बातों में माली को पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि यानी शायर है। फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। फिर शाम तक अनेक शायर भी जमा हो गए। कवि सम्मेलन जैसा वातावरण हो गया। कई लोग
दबे हुए आदमी को अपनी कविता और दोहे भी सुनाने लगे। फिर जब यह पता चला कि वह आदमी कवि है तो उस फाइल को कल्चरल डिपार्टमेंट के पास भेज दिया गया। फिर वह फाइल साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। उसी समय वह इंटरव्यू भी लेने के लिए आ गया। पता चला कि वह आदमी वही है जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या वह उनकी अकादमी का मेंबर है। दबे हुए आदमी ने कहा कि नहीं। सेक्रेटरी ने बहुत दुख प्रकट किया। फिर वह सेक्रेटरी अगले दिन आया और बोला कि मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। वह आदमी बोला, मगर मुझे पेड़ के नीचे से तो निकालो। परंतु उसने कहा कि हम यह नहीं कर सकते हैं। हम तो यहां तक कर सकते हैं कि यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वही कह सकते हैं। यदि तुम कहो तो हम। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी। वह घोर पीड़ा झेल रहा था। ऐसा लगता था कि अब न तब उसके प्राण निकल जाएंगे। सेक्रेटरी ने कहा कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट, वही आकर पेड़ को काट सकता है। माली ने शाम को दबे हुए आदमी को बतलाया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर पेड़ को काट देंगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो उन्हें भी विदेश विभाग से रोक दिया गया। कारण यह था कि पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले इस पेड़ को यानी जामुन के पेड़ को सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय के लॉन में लगाया था। उनका कहना था कि अगर इस पेड़ को काट दिया गया तो इस बात का काफी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। क्लर्कों का भी यही कहना था कि क्या हम मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते हैं। अतः केंद्रीय अधिकारियों से पूछना पड़ेगा। फिर अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरा से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे उनके सामने इस मामले को पेश किया जाएगा, वही फैसला देंगे। शाम 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट साहब कवि के फाइल को लेकर आए और बतलाया कि प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। कल इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। लोगों ने देखा तो कवि का हाथ ठंडा हो चुका था, आंखों की पुतलियां निर्जीव हो गई थी। अतः उसके जीवन की फाइल पूरी तरह बंद हो चुकी थी। चिट्ठियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। कहने का अर्थ यह है कि कवि यानी शायर की मृत्यु हो चुकी थी। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ,
मेरे इस वीडियो में यदि आपको कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अगले वीडियो में मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।